ताइवान एक बहुत अच्छी कंट्री है। स्टूडेंट्स जिनको चाइना में नहीं एक्सेप्टेंस मिलता है, जिनका एडमिशन नहीं होता, वो ताइवान को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ताइवान में भी आपको अगर देखें तो आपकी जो लैंग्वेज है वो चाइनीज़ बोली जाती है। और ताइवान में आपको बहुत ज़्यादा टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं। देखा जाए तो टॉप 400 की लिस्ट में उनकी तो 80 यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। अगर आप इस कंट्री को जापान के साथ कंपेयर करें तो ये कंट्री जापान से बहुत ही चीपर कंट्री है। क्या ये स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है? इनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ताइवान की ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। यूनिवर्सिटी की अपनी हो गई, उनकी गवर्नमेंट की भी, आपको गवर्नमेंट में भी मल्टीपल स्कॉलरशिप ऑफर। देखे ना कि वो खुद बुला रहे हैं आपको, बट आप नहीं जाना चाह रहे। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप दूसरी कंट्रीज की तरफ ध्यान कर रहे हैं, आपका इस कंट्री की तरफ ध्यान नहीं है। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम आलिया सिफ्तैन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ पेड वीज़ा कंसल्टेंट और मेरे साथ मौजूद है सर तलहा भट्ट। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपने लिए एक अफोर्डेबल कंट्री फाइंड आउट कर रहे हैं, वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा। तो आज की वीडियो स्पेशली हमने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है कि अगर वो अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं तो वो इस कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, या कह सकते हैं अगर उनको चाइना से रिजेक्शन आ रही है तो वो इस कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारी कंट्री है ये है ताइवान। हम आपको ओवरऑल हर चीज़ गाइड करेंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, ताइवान की यूनिवर्सिटीज़ में आपकी क्या ट्यूशन फीस होती है, और अगर आप ताइवान में भी फ्री पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, ओवरऑल आपकी क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाती है। लेकिन अगर आपको ताइवान में स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको कोई एक्सपेंस नहीं आते, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इसमें कवर हो जाती है। तो हम ईच एंड एवरीथिंग को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की कोई भी नई अपडेट आती है तो आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना रुके अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी सर तलहा, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज जैसे कि हमने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि हम ताइवान पे बात करने वाले हैं, तो मतलब ताइवान एक बहुत ही अफोर्डेबल कंट्री है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल है कि पार्ट टाइम जॉब अगर आप करते भी हैं ना तो आपकी अपनी इतनी ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी अर्निंग है। सेविंग भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपनी ट्यूशन फीस जो है वो खुद से कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा वैसे तो मेजोरिटी हमारे स्टूडेंट्स का एम होता है कि वो स्कॉलरशिप बेस पे जाएं। तो जब आप स्कॉलरशिप बेस पे जाएंगे तो आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा होगा। स्टाइपेंड मिलने के बाद जो है वो आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे, अच्छी अर्निंग करेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इजीली कवर कर पाएंगे और आप सेविंग वाले ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा मिलती हैं और आपको इजीली मिल भी जाती है, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं तो ज़्यादातर उनका यही होता है कि हम जितने से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ तो हम कर लें। तो ताइवान एक आइलैंड कंट्री है जिसके बॉर्डर्स किसी कंट्री के साथ नहीं मिलते, क्योंकि आइलैंड कंट्री है। और इसके अलावा इसकी नेबरिंग कंट्रीज में आ जाता है चाइना, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये सब इसकी नेबरिंग कंट्री हैं। तो ओवरऑल ताइवान एक बहुत अच्छी कंट्री है। स्टूडेंट्स जिनको चाइना में नहीं एक्सेप्टेंस मिलता है, जिनका एडमिशन नहीं होता, वो ताइवान को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ताइवान में भी आपको अगर देखें तो आपकी जो लैंग्वेज है वो चाइनीज़ बोली जाती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको मतलब यानी चाइना की तरफ से रिजेक्शन मिले तो ही आप इस कंट्री को कंसीडर करें। अगर आप जैसा कि आप जानते हैं कि मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ उनका ध्यान होता है, एशियन कंट्रीज की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। हालांकि एशिया में भी जो है वो आपको हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड की जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आपको यहाँ पर जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इनकेस अगर आपका मतलब यानी यूरोपियन किसी कंट्री की तरफ से भी कोई रिजेक्शन आता है, अगर आपको चाइना की तरफ से आया, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, व्हाट्सएवर जितनी भी और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, जिस कंट्री की तरफ से भी आपको रिजेक्शन आया, आप ताइवान को कंसीडर कर सकते हैं एज अ स्टडी डेस्टिनेशन। ये बहुत अच्छी कंट्री है। बिल्कुल, हम मतलब अच्छी कंट्री है। हम स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि मतलब वो स्कॉलरशिप को ज़्यादा टारगेट किया करें। मतलब स्कॉलरशिप अगर आपको इस कंट्री में नहीं भी मिलती ना तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी डेस्टिनेशन साबित हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल ऐसी है। मोरोवर अगर आप ये चीज देखें कि स्कॉलरशिप्स तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो प्रोवाइड की जाती है। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे एडमिशन की जो शरह है वो 95% है, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा है। इट मींस इसी वजह से जो है वो ताइवान जो है पूरी दुनिया के वेल एजुकेटेड कंट्रीज में आता है। और इसके अलावा यहाँ की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो मैंड्रिन चाइनीज है। इसके अलावा इंग्लिश जो है वो इनकी सेकंड लैंग्वेज पे आती है, क्योंकि ये कंट्री जो है टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस है, जहाँ दुनिया भर से लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इंग्लिश जो है ना वो बहुत वाइडली और फ्रीली बोली जाती है। और यहाँ के बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इंग्लिश खुद भी बोलते हैं, जानते भी हैं और समझते भी हैं। अगर मैं इस कंट्री की कैपिटल को देखूं तो ताइपे इस कंट्री की जो है वो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी फेमस और खूबसूरत सिटीज आ जाती हैं, जिनमें ताइचेंग, ताओयुआन और काओशिंग जैसी सिटीज आ जाती हैं। अगर मैं करेंसी की बात करूं तो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी जो है वो न्यू ताइवानियन डॉलर है। एक ताइवानियन डॉलर जो है वो पाकिस्तानी हिसाब से जो है वो तकरीबन 8 से 9 रुपए के इक्वल है। इसके अलावा बहुत खूबसूरत कंट्री है ये। कंट्री
कंट्री जो है अपनी नाइट मार्केट्स की वजह से, माउंटेन रेंजेस की वजह से, स्पेशली जो है वो यहाँ की कुजीन्स, ये कंट्री जो अपनी स्पेशल कुजीन्स की वजह से जो है वो बहुत फेमस है। इसके अलावा ये कंट्री इकोनॉमी वाइज देखें तो बहुत हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी है, एक डायनेमिक एक्सपोर्ट ड्राइवन कंट्री है। ताइवान जो है वो 4 एशियन टाइगर्स में आता है, हांगकांग, सिंगापुर और साउथ कोरिया के साथ। उसके अलावा इकोनॉमी जो है इनकी जो है वो बहुत हाईली डेवलप्ड है, ग्रोइंग है, स्टेबल इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स की जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी कह लें कि इस तरह की इकोनॉमी है यहाँ की। बहुत सारी चीजों की जो है वो प्रोडक्शन करते हैं और अपनी ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है इकोनॉमी की वजह से ही आपके पास यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा होती हैं। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि ये देखें ना, यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड जो है वो बहुत वर्क किया जाता है। यहाँ पर जो मैं आपको वही बताने लगा था कि जिन जिन चीजों की ये प्रोडक्शन करते हैं और अपनी ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें ज्यादातर जो चीजें आती हैं वो कंप्यूटर एसेसरीज आती हैं, कंप्यूटर पार्ट्स कहते हैं। उसके अलावा आईटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, आईटी चिप्स वगैरह जिन्हें हम कहते हैं, उन चीजों की जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं अपनी ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज को, जिनमें चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स और जापान जैसी कंट्रीज जो है वो शामिल है। ये इनकी ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज हैं जिनको ये अपनी जो प्रोडक्शन की हुई होती है चीजों की वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है सर, आपने इकोनॉमी का भी बता दिया और जॉब अपॉर्चुनिटीज तो वैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज़्यादा मिल जाती हैं। आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं कि ताइवान वैसे एक चीप डेस्टिनेशन है, तो मतलब स्टूडेंट्स का होता है कि जी इसमें फीस कम है तो हमारी जो स्टडी है वो अच्छी नहीं होगी, तो एजुकेशन सिस्टम कैसा है यहाँ का ताइवान का? फर्स्टली तो देखें, ताइवान इज अ स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री एज वेल एज बजट फ्रेंडली कंट्री, बहुत अफोर्डेबल और रीजनेबल कंट्री है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जिन लोगों को मतलब यूरोपियन कंट्रीज से या दूसरी एशियन कंट्रीज से जो है वो रिजेक्शन मिलती है, तो वो ताइवान को जरूर कंसीडर किया करें। एक तो ये अफोर्डेबल और रीजनेबल कंट्री है, इसके अलावा यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, यहाँ की ट्यूशन फीस जो है यूनिवर्सिटीज की वो बहुत कम है। अव्वल तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्टली जो है वो स्कॉलरशिप्स बहुत इजीली विन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? इस वजह से कर लेते हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, बहुत ज्यादा फेवर दी जाती है इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप्स, क्योंकि उनकी जो है वो कह ले कि एक एम है, एक मोटिवेशन है ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाकर एजुकेशन प्रोवाइड करने की। बट हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी, वो आपको पता है, इस तरह की कंट्रीज की तरफ ध्यान नहीं देते। मैं यही कहने लगी थी कि ताइवान को मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं जानते नहीं करते हैं। बट यही तो चीज है, इसी वजह से हमने सोचा था कि ये एक वीडियो बनाएं ताकि स्टूडेंट्स को इन कंट्रीज के बारे में भी पता चले। और हमारे चैनल पे हम जो भी वीडियोस बनाते हैं वो हम अफोर्डेबल कंट्रीज की बना रहे होते हैं जो स्टूडेंट इजीली अफोर्ड कर सके। मतलब वो कंट्री ऐसी होती है जिसमें आपकी ट्यूशन फीस भी अफोर्डेबल हो रही होती है, आपका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारी तो यही कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा हो सके वो अपने बजट को देखते हुए अपने लिए कंट्री चूज कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए, जिस तरह मैं अगर ताइवान की बात करूं तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, हाई टेक फैसिलिटीज दी जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स को यहाँ पर फेमस सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं लाइक मैथमेटिक्स, लिटरेसी, साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर, इस तरह के बहुत सारे फेमस कोर्सेज यहाँ पर उनको पढ़ाए जाते हैं। इवन कि यहाँ के जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो इन सब्जेक्ट्स को टारगेट करते हैं और हाईएस्ट मार्क्स के साथ जो है ना अपनी स्टडीज को कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल, चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, तो ये अपनी टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। तो मतलब स्टूडेंट्स को जरूर टारगेट करना चाहिए। अगर वो साउथ कोरिया आना चाहते हैं, चाइना आना चाहते हैं, तो ताइवान को भी जरूर कंसीडर करें। और ताइवान में आपको बहुत ज्यादा टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। देखा जाए तो टॉप 400 की लिस्ट में उनकी तो 80 यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। और एनटी यूनिवर्सिटी आपको पता है कितनी ज्यादा हाईली रैंक्ड है, वहाँ पे आपको इतने ज्यादा प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेके। और बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप 400 से नीचे आती हैं, उसमें आपको मतलब वो भी हाईली रैंक्ड है, उसमें आपको मेडिसिन के प्रोग्राम्स अच्छे मिल जाते हैं, आपको सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के प्रोग्राम्स अच्छे मिल जाते हैं। अगर फेमस यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपके पास आ जाती है नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी, नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा सिंघुआ यूनिवर्सिटी, नेशनल चैंगकंग यूनिवर्सिटी और नेशनल ताइपे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और मतलब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हाईली रैंक्ड हैं और बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मतलब स्टूडेंट्स को अगर टारगेट करना चाहिए अपनी अफोर्डेबिलिटी को लेके तो वो इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं। और इनमें आपकी ट्यूशन फीस अफोर्डेबल होती है, जो कि अगर देखा जाए तो आपकी $600 से भी स्टार्ट हो रही होती है। और कुछ कोर्सेज में आपकी जो ट्यूशन फीस है वो $1400 से स्टार्ट हो रही होती है और वो रेंज करती है आपके $3000 तक। मतलब इससे ज़्यादा हो सकती है। अगर आप मेडिसिन के प्रोग्राम्स को चेक कर लें तो वो आपके यहाँ पे एक्सपेंसिव हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन आपको डिफरेंट कंट्रीज अगर आप कंपेयर करें तो फिर तो ताइवान अफोर्डेबल है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप इस कंट्री को जापान के साथ कंपेयर करें तो ये कंट्री जापान से बहुत ही चीपर कंट्री है इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फीस, कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि जापान का जो है एक प्रोसेस भी जो है वो जरा थोड़ा लेंथी और थोड़ा टफ कह लें है।
बट ताइवान का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा प्रोसेस है। जिस तरह आपने बताया टॉप यहाँ पे रैंकिंग यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। अब देखें ना यहाँ की ट्यूशन फीसेस जो है वो कितनी मिनिमम है, जो कि स्टार्ट जो हो रही है वो $400-500 से स्टार्ट हो रही हैं और $4,000 $3,000 पर ईयर तक जा रही हैं, जिनमें आपको कोर्सेज की भी जो है वो कोई किसी किस्म की लिमिटेशंस नहीं है। आप वैरायटी ऑफ कोर्सेज को टारगेट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में, साइंस फील्ड में, मतलब व्हाटसोएवर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको, अगर मैं टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ बता रही हूँ तो उसमें आपको वो प्रोग्राम्स ऑफर नहीं किए जा रहे। मैंने आपको सिर्फ कुछ बताई हैं यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आपको इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स फेमस मिल जाते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा भी बहुत universities हैं। वरना प्रोग्राम तो हर प्रोग्राम ही हर यूनिवर्सिटी में ऑफर किया जा रहा बिल्कुल है। ऐसे ही है। और आजकल जो हालात हैं, आप अगर किसी भी चीप पर जिस मर्जी कंट्री में चले जाएं तो आप पाकिस्तान से तो कम निकलें। बिल्कुल तो ऐसे ही है। आजकल तो यही है कि बस पाकिस्तान से निकलें। निकल जाए, बिल्कुल ऐसी है वो। इस आजकल वैसी मशहूर है पाकिस्तान से जिंदाबाद, तो आजकल गनीमत यही है कि पाकिस्तान से जिंदा से भागा जाए, जो कि हमारे पाकिस्तान के इस वक्त हालात जा रहे हैं। तो ट्यूशन फीस जिस तरह आपने बताई है यहाँ पे बहुत अच्छी मिनिमम ट्यूशन फीस है। बट अगर हम यहाँ पे एक और बेनिफिट पॉइंट देखें तो वो ये है कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं और बहुत अच्छी चीज स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप इन केस अगर स्कॉलरशिप नहीं विन करते ना तो यहाँ की रिक्वायरमेंट्स वैसे ही बहुत मिनिमम है। लेकिन ना 50 to 60% आपको मार्क्स रिक्वायर्ड है। ये क्या रिक्वायरमेंट है? ये मेरे हिसाब से तो कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं कि 50 to 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। आइल्स यहाँ पे वैसे ही ऑप्शनल है, आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी और आपके सिलेक्टेड प्रोग्राम पे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ प्रोग्राम्स के लिए जो है वो यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट कर सकती है। बट ये चेक करें आपके आइल्स की रिक्वायरमेंट भी जो है वो बहुत ही मिनिमम है। 5.5 बैंड आपको यहाँ पर आइल्स रिक्वायर्ड है। इवन कि आप ये चीज देखें कि दूसरी जो कंट्रीज होती हैं वहां पे आइल्स की रिक्वायरमेंट भी जो होती है वो जरा ज्यादा होती है। कहीं 6 है, कहीं 6.5 है। इवन कि कुछ कंट्रीज तो 7 और 7.5 बैंड्स भी जो है रिक्वायर्ड करती हैं। बट ये कि आप मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर लें। अगर आपने आइल्स नहीं भी किया हुआ, इनकेस अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको विदाउट आइल्स भी एक्सेप्ट कर रही है, बट मैं तो यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट को जरूर चाहिए कि वो आइल्स करे। क्यों? इस वजह से कि उनकी एक प्रोफाइल को बूस्ट मिल जाता है। आप यहाँ पर जाएंगे स्टडीज के लिए, कल को आपके लिए किसी दूसरी कंट्री में मूव करना जो है वो आसान हो जाएगा। और एक तो स्टूडेंट्स आइल्स इसलिए भी नहीं करते क्योंकि आइल्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में, और उनको डर होता है कि अगर हमारे वो इतने बैंड्स ना आ सके तो हमें एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर हमें दोबारा आइल्स करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स का एक मेजर कंसर्न होता है। लेकिन अगर वो अपना टाइम दें आइल्स को, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस करें रिटर्न की, कम्युनिकेशन स्किल्स के, अपने अच्छे कर लें, तो मुझे लगता है उन्हें 5.5 to 6 बैंड्स तो ईजीली आ जाएंगे। बिल्कुल मिस, देखें आप जो ये बात कह रही हैं कि मतलब यानी स्टूडेंट्स को डर होता है इस चीज को लेके कि हमारे बैंड्स ना आए, ये ना आए। देखिए फर्स्ट ये पॉइंट अलग है। ये तो देखिए स्टूडेंट की अपनी प्रोग्रेस पे डिपेंड करता है कि वो एक काम को कर रहा है उसके अंदर वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है। जब एक काम वो कर रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो इट्स मीन कि वो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा है और अपनी मनी भी वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह की चीजें हम हर वीडियो में अपने स्टूडेंट्स को जो है वो सजेस्ट जरूर करते हैं, रिकमेंड करते हैं उनको कि आफ्टर इंटरमीडिएट, क्योंकि स्टूडेंट के बाद बहुत ज्यादा गैप आ जाता है स्टडी का, तो आफ्टर इंटरमीडिएट जो है वो शॉर्ट कोर्सेज करें, आइल्स कर लें, इसके अलावा जो है वो डिप्लोमास कर लें। अगर आप इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो कम से कम आप अपनी स्टडीज को जो है ना इंटरमीडिएट के फौरन बाद आगे कंटिन्यू करें, ज्यादा स्टडीज गैप ना डालें, क्योंकि इस चीज से जो होता है ना वो आपकी फ्यूचर की स्टडीज पे जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। कोई वर्क कर लें अपनी फील्ड से रिलेटेड, ताकि ये होगा कम से कम आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस तो गेन किया होगा ना अपनी फील्ड से रिलेटेड। बट ये कि टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, मतलब मोस्टली कंट्रीज में आपका गैप एक्सेप्ट भी हो जाता है अगर आप उसके बता दे रीजन। अगर आपने कोई वर्क किया हुआ है तो आप उसको बता दें कि मैंने इस ड्यूरेशन में इतना वर्क एक्सपीरियंस गेन किया है, तो फिर आपका गैप इश्यूज भी नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही है। वो देखिए ना वो अगर आप बिल्कुल ही फ्री रहे, आपने कुछ भी नहीं किया, तो फिर ऑब्वियस बात है आपकी तो रिजेक्शन ही आएगी ना। देखिए बात पता क्या है, हम रह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमें पता है, बट बाहर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना वो ऐसा नहीं है। वो हर चीज की जो है ना वो आपसे एक एक पल एक एक बात की जो है ना वो जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। अब आपने देखे इंटरमीडिएट के बाद जो है अगर आपने टाइम ड्यूरेशन जो है वो वेस्ट कर दी है, ऑब्वियसली सी बात है, जिस तरह आपने बताया कि आपने वेले बैठ के कुछ किया ही नहीं है तो टाइम जाया किया है, आप उसकी क्या क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन देंगे? एडमिशन कमेटी को आप क्या बताएंगे उसके बारे में कि मैं वेला बैठा था घर पे, मेरा दिल नहीं करता था बाहर जाने का, उसने तो कहना है रिजेक्ट। तो सिंपली वहां पर चीज ही काउंट होती है। हमारे पाकिस्तान की तरह थोड़ी है कि कोई बात नहीं, जितनी देर नहीं पड़ा कोई बात नहीं, जाकर सिफारिश लड़ाएंगे, फोन करवाएंगे एमपीए का एमएनए का। वो पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान है जहां हम बैठे हुए हैं। तो आप वहां पर जो है ना आपको हर चीज की क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन देनी होती है। इस वजह से हम तो स्टूडेंट्स को बार बार यही रिकमेंड करते हैं, खासकर मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप आइल्स करें, शॉर्ट कोर्सेज करें, डिप्लोमास करें, कोई वर्क एक्सपीरियंस ले लें। अगर आप मतलब कहते हैं कि नई स्टडीज की तरफ आप जा पा रहे हैं ना, मतलब कोर्सेज करना नहीं चाह रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज आइल्स वगैरह नहीं करना चाह रहे हैं, आप कम से कम कोई वर्क एक्सपीरियंस तो लेना, क्योंकि वर्क में तो आपको कुछ पढ़ना नहीं पढ़ना, आपने काम करना है, काम करके अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो एक्सपीरियंस लेना है।
बट करें जरूर, कुछ ना कुछ जरूर करें, इस तरह टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बाहर आपने हर चीज की जो है वो जस्टिफिकेशन देनी है। अब मैं जिस तरह बात कर रहा था ताइवान की, देखें सिर्फ ताइवान में नहीं, हर कंट्री में स्टूडेंट की जो है वो ख्वाहिश होती है कि वो स्कॉलरशिप बेस पे जाए। और स्कॉलरशिप बेस पे जाने के लिए क्या जरूरी है? यही चीज जरूरी है कि आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, आपकी प्रोफाइल ओवरऑल जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आप आइल्स करें, आइल्स का अपना सर्टिफिकेट अटैच करें। इसके अलावा अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, कोई शॉर्ट कोर्सेज किए हुए हैं, आप उनके सर्टिफिकेट साथ अटैच करें। कोई वर्क एक्सपीरियंस किया हुआ है, आप उसके सर्टिफिकेट अटैच करें। इससे आपकी प्रोफाइल को बूस्ट मिलता है। जब आपकी प्रोफाइल जो है वो एडमिशन कमेटी के सामने जाती है ना, जब इतने 4-5 सफों की जो वो पलंदा जाता है उनके सामने, वो देख के ही जज कर लेते हैं कि क्या ये स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, इनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काउंट होती हैं। अच्छा सर, आपने स्कॉलरशिप की बात तो बहुत कर दी कि ताइवान में आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं और स्टूडेंट्स इजीली अवेल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बताया नहीं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही जी है। मैं वही बताने लगा था कि देखें, फर्स्टली आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहाँ की जो अपनी गवर्नमेंट होती है ना, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर करती है। इसी तरह ताइवान की अगर मैं बात करूं तो ताइवान में आपको जो है वो मोफा ताइवान स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। ठीक है, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ठीक है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस जो है वो टोटली वेव्ड ऑफ हो सकती है, आपको अकोमोडेशन भी मिल सकती है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल सकती है, मोर ओवर आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिल सकता है, जो कि रेंज करता है $20,000 ताइवानियन डॉलर से लेके $40,000 ताइवानियन डॉलर पर मंथ तक। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है वो एयर फेयर टिकट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं ट्रैवल करने के लिए। इसी तरह ये तो थी एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। आपको यहाँ पर जिस तरह नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी है, मतलब जितनी भी और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी अपनी स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। लोकल यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रही होती है। बिल्कुल, वो होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। उसके लिए जो है ना आपके सीजीपीए, आपके ग्रेड्स, आपके मार्क्स और परसेंटेज जो है ना वो अच्छे होने चाहिए। इन शॉर्ट ये कह लें कि आपके एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो अच्छे होने चाहिए, आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, आप अगर रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं तो आपने रिसर्च प्रपोजल वहां पर देना होता है। इसके अलावा ताइवान में वैसे ही बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती है यूनिवर्सिटीज की तरफ से। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये कंट्री ऐसी कंट्री है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हमारे खासकर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो उसको स्टडी डेस्टिनेशन वाइज जो है वो कंसीडर नहीं करते हैं। बट वो कंट्री देखें कितनी अच्छी कंसीडर कर लेते हैं, बट उनको पता नहीं होता ना इन कंट्रीज का। वो ज्यादातर यूरोप की तरफ अपना टारगेट कर रहे होते हैं कि हमने फ्रांस जाना है, हमने इटली जाना है, हमने जर्मनी जाना है। मतलब ताइवान जैसी कंट्रीज, एशियन कंट्रीज को स्टूडेंट ज्यादा टारगेट नहीं कर रहे होते। करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए, कंसीडर जरूर करना चाहिए। मैं रिसर्च कर रही थी, मतलब हम रिसर्च करते रहते हैं स्कॉलरशिप्स पर, तो मैं चेक कर रही थी कि ताइवान की ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। यूनिवर्सिटी की अपनी हो गई, उनकी गवर्नमेंट की भी, आपको गवर्नमेंट में भी मल्टीपल स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कंट्री ऐसी है, इनका कह लें कि एक एम है, एक कह लें कि इनकी एक मोटिवेशन है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा बुलाकर उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करने की। देखे ना कि वो खुद बुला रहे हैं आपको, बट आप नहीं जाना चाह रहे हैं। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप दूसरी कंट्रीज की तरफ ध्यान कर रहे हैं, आपका इस कंट्री की तरफ ध्यान नहीं है। तो इस तरह हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो स्कॉलरशिप की बेस पर जाकर स्टडीज करे। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज की जो है वो एप्लीकेशन फीस भी होती है, जो कि रेंज करती है 1500 से लेके 2000 ताइवानियन डॉलर तक। ठीक है, इसके अलावा आप देखें आपको स्कॉलरशिप की बेस पे जो है वो यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज और प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। और बेनिफिट वाली बात यह है कि देखें आपको यहाँ पर जितने भी कोर्सेज जो पढ़ाए जाते हैं ना, वो इंग्लिश टोट प्रोग्राम्स होते हैं, इंग्लिश टोट कोर्सेज होते हैं। अगर आप खुद अपनी मतलब ख्वाहिश से कह लें या अपनी खुशी से आप चाइनीज में पढ़ना चाह रहे हैं ना, अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज आती है आपके पास, फिर वो ऑब्वियसली सी बात है, जब आपको चाइनीज लैंग्वेज आती है तो आपके पास HSK4 का जो है वो सर्टिफिकेट भी होगा, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज में स्टडीज करने के लिए HSK4 का जो है वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। अब आपने लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट की यहाँ पे बात कर ही दी है, तो मैं ये कहना चाहूँगी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते भी है ना, वो मोस्टली इनकी चाइनीज लैंग्वेज पढ़ने के लिए आते हैं। ओवरऑल तो वैसे आप अगर प्रोग्राम पढ़ रहे हैं तो आपकी 1 साल का आपको लैंग्वेज कोर्स करवाया जाता है। और यहाँ पे वैसे भी अगर बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं तो उसकी ड्यूरेशन 4 इयर्स होती है, मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं तो उसकी ड्यूरेशन जो है 1 to 4 इयर्स हो सकती है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है ड्यूरेशन। और PhD में मैं आपको ड्यूरेशन बताऊँ तो वो आपकी 2 इयर्स से 7 इयर्स तक रेंज करती है। मैं यही चीज बताने लगा था कि यहाँ पे कोर्सेज की ड्यूरेशन जो है वो इस वजह से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ना स्पेसिफिकली 1 साल की या 2 साल के लिए जो है वो लैंग्वेज कोर्स पढ़ाया जाता है। देखे ना आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। हालांकि आप यहाँ से गए सिर्फ स्टडीज के लिए हैं, उनका तो काम है आपको स्टडीज दे और वापस आपको अपने मुल्क भेज दें, आपको जाए जाके आप काम करें, आपको हमने स्टडीज दे दी हैं। बट देखिए वो कितना ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला के प्रमोट करना चाह रहे हैं कि वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी जो है वो भी सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, ताकि उनके लिए आगे इन फ्यूचर जो है वो परेशानी ना हो, वो दूसरी एशियन कंट्रीज में जाके अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकें। बिल्कुल, ये अगर आपको ये लैंग्वेज आ जाती है ना, आप सीख लेते हैं, तो आपको मतलब मोस्टली यहाँ की फेमस कंपनीज हैं, जैसे आपने कहा वो मतलब यहीं पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करी होती हैं, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। अगर आपकी प्रोफिशेंसी हो गई है मैंड्रीन लैंग्वेज में, चाइनीज़ आपको आ गई हुई है, तो आपको वहाँ पर जॉब बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई
गई है, आप ताइवान में अगर सेटल होना चाहते हैं तो आप वो भी हो सकते हैं। जॉब्स में आप आईटी में जा सकते हैं और इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, ये सारे बिजनेस। और पाकिस्तान से बहुत से लोग हैं जो बिजनेस करने के लिए भी जाते हैं ताइवान बिल्कुल में। ऐसे ही है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब की भी जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जो है स्टूडेंट्स को अलाउ होता है वो यहाँ पे 20 आवर्स पर वीक जो है वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। बट इनका भी रूल उस तरह ही चाइना की तरह है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना होता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इजाजत देनी होती है कि मैं पार्ट टाइम जो है वो जॉब करना चाहता हूँ। फिर उनकी तरफ से आपको एक लेटर दिया जाता है, जब वो आपको लेटर दे देते हैं फिर आप जाके पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर मिनिमम वेज की बात करूँ तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब में पर आवर जो वेज दी जाती है वो $5 से लेके $8 है, जो कि ताइवानियन डॉलर के अगर हिसाब से हम देखें तो 160 से लेके 250 ताइवानियन डॉलर जो है वो आप यहाँ पे पर आवर के हिसाब से अर्न कर सकते हैं। बट आप इससे ज्यादा भी अर्निंग कर सकते हैं अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं, कोई एक्सपीरियंस है। मतलब ओवरऑल ये कह लें कि आप जिस टाइप की जॉब कर रहे होंगे ना, आप उस टाइप की अर्निंग कर रहे होंगे। आप जितनी अच्छी जॉब करेंगे ऑब्वियसली सी बात है आप उतनी अच्छी अर्निंग कर लेंगे, अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी बेयर कर लेंगे। अपने यहाँ पे अगर आपकी ट्यूशन फीस है, आप इनकेस अगर आपने स्कॉलरशिप विन नहीं की है तो आप अपनी ट्यूशन फीस जो होगी उसको भी इजीली कवर कर सकेंगे। बिल्कुल, पार्ट टाइम जॉब करके भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा फुल टाइम जॉब अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है उसके बाद आप $6000 तक अर्न कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट है। आपको मतलब इतनी अच्छी अर्निंग दी जाती है कि आप ताइवान को भी सेटलमेंट के लिए टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए अगर इंटेक्स की बात करें तो आपके साल के 2 इंटेक्स होते हैं, फरवरी इंटेक और सितंबर इंटेक। मतलब जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो सितंबर इंटेक में ओपन होती है, मतलब जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है तो वो सितंबर इंटेक को टारगेट कर सकता है। अगर यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन प्रोसेस पे आएँ तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे आप दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं सेम वैसे ही एप्लीकेशन प्रोसेस है। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट कर लेना है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं आपने उसको फाइंड आउट कर लिया, आपने उसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, जिसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसक्रिप्ट आ जाती हैं, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स आ जाते हैं, मोटिवेशन लेटर आ जाता है, और इसके अलावा आपका पासपोर्ट, रिज्यूमे और आपकी पिक्चर्स, इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। ऐसे ही है। स्कॉलरशिप की यहाँ पे बात करूँ, स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक पोर्टल नहीं है। आपने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू ये अप्लाई करना होता है। वहां पर अलग से स्कॉलरशिप का एक सेक्शन बना होता है, स्कॉलरशिप का वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपने सिंपली उसको फिल आउट कर लेना होता है। फिल आउट करके एज यूजुअल जो आपने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस और मोटिवेशनल लेटर, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म अटैच करना होता है और अपनी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के सिलेक्टेड कोर्स के अंदर आपने सिंपली अप्लाई कर देना होता है। तो इस तरह स्टूडेंट ने जो है वो एक ही यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू जिस वो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, आपने उसी पोर्टल के थ्रू जो है वो स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट करके अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है। विद इन 5 to 6 वर्किंग डेज, या ये कह लें कि विद इन अ वीक जो है वहां से आपको ईमेल आ जाती है कि आपका एक्सेप्टेंस हो गया या नहीं हुआ है। तो इस तरह ही अगर ताइवान की अगर मैं बात करूं तो ताइवान इज मच चीपर अल्टरनेटिव टू जापान। बिल्कुल, ताइवान में आपकी बहुत ही लो कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो आ जाती है आपके फूड, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, हर चीज़ को इंक्लूड करके, तो आपकी $400 to $500 तक आ सकती है। हालांकि ये कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो बहुत मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है। आपको जैसे स्टार्ट में आपने खुद ही बताया था कि पार्ट टाइम जॉब अलाउ होती है, पार्ट टाइम जॉब में आप इससे ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं, अपनी सेविंग भी कर लेते हैं ताइवान जैसी कंट्री में रहते हुए। तो मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो आई थिंक ताइवान बहुत ही अफोर्डेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लो बजट में एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हासिल करने के लिए अब्रॉड आना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब जो स्टूडेंट्स जो हैं वो हाईटेक फैसिलिटीज के साथ, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हाई स्टैंडर्ड की एजुकेशन लेना चाहते हैं तो ताइवान को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। तो इसी तरह जब आपको एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाती है तो लास्टली आपका यहाँ पे आ जाता है वीजा का प्रोसेस। अच्छा, अब यहाँ पे जरा ये चीज है कि पाकिस्तान में जो है वो ताइवान की एम्बेसी नहीं है, इसके लिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो मतलब अपना प्रोसेस जो है वो यूएई, थाईलैंड या सऊदी अरब से जाके करवाएं। यूएई से तो अब नहीं हो सकता क्योंकि यूएई का वीजा है वो ग्रांट ही नहीं होता। बिल्कुल, बस फिर उनके लिए सबसे अच्छी कंट्री जो है ना वो थाईलैंड है, क्योंकि थाईलैंड का वीजा भी जो है वो बहुत इजीली मिल जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत मिनिमम है। इनकेस अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स मिनिमम ना भी होती तो देखें आपने तो वहां पर जाके उनको ये रीजन बतानी है, उनको जस्टिफिकेशन देनी है कि मैंने इस तरह यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था तो मुझे एक्सेप्टेंस लेटर आ गया। क्योंकि जब आपने जाना है उनकी एम्बेसी में तो आपने एक्सेप्टेंस लेटर साथ लेके जाना है, आपने उनको जाके दिखाना जी ये देखें ताइवान की इस यूनिवर्सिटी से मुझे एक्सेप्टेंस मिल गया, तो अब पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ पर नहीं है उनकी एम्बेसी, तो मैं आपकी कंट्री में जाके वहां से जो है वो ताइवान की एम्बेसी जाऊंगा और वहां से जाके वीजा अप्लाई करूंगा।
तो इस तरह स्टूडेंट ने जो अपना सारा प्रोसेस है इस तरह करना होता है, अपने अटैच डॉक्यूमेंट्स के साथ जाके वीजा फाइल करना होता है। वीजा फाइल के डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं तो वीजा फाइल के लिए भी एज यूजुअल सारे वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जो मेजर डॉक्यूमेंट है वो आपका यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है आपने वो शो करवाना तो ही आपने वीजा फाइल करना ना, क्योंकि वो कहेंगे आपका एडमिशन कहाँ हुआ है, दिखाएं हमें प्रूफ दें। तो आपने एक्सेप्टेंस लेटर साथ अटैच करना है, उसके अलावा प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपने वहां पे प्रोवाइड करना है। उससे भी जो है वो मतलब एम्बेसडर के ऊपर बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि वाकई ये बंदा जो है इंटरेस्टेड है जाने में। उनके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी है और प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन के साथ साथ आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अपना एफआरसी, अगर आप मैरिड है आपका एमआरसी लगेगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस लगेगी, और लास्टली आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं बात करूँ तो बैंक स्टेटमेंट भी इस कंट्री की बहुत ही मिनिमम है, जो कि आपने 3 to 6 मंथ्स की रिक्वायर्ड करनी होती है, जिसमें आपने $4,000 जो है वो शो करवाने होते हैं। अगर मैं उसको ताइवानियन डॉलर में कन्वर्ट करूं तो कह लें कि 1,28,000 से 1,30,000 की अमाउंट जो है ना वो ताइवानियन डॉलर के हिसाब से आपने शो करवानी होती है। पाकिस्तानी देखें तो वो 11 से 12 लाख बन रहा बिल्कुल होता है। इतना ही बनते हैं। तो आपने इतनी बैंक स्टेटमेंट देखे, मिनिमम बैंक स्टेटमेंट है, वरना दूसरी कंट्रीज के लिए आपको 20-20, 25-25, इवन के 40-45 लाख तक भी बैंक स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। बट ताइवान एक ऐसी कंट्री है, देखिए आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अटैच करनी है साथ, और सिंपली आपने वीजा फाइल कर देना। सो आई थिंक इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। वीज़ा बिल्कुल प्रोसेस ऐसे। भी सिंपल है, बस एक चीज़ आ जाती है कि आपको आउट ऑफ कंट्री जाके अपना प्रोसेस करवाना पड़ता है। बिल्कुल बट ऐसे। अगर आपको अफोर्डेबिलिटी और बजट में रह के रहना है तो फिर तो आपको जाना पड़ेगा। बट दूसरी बात आप ये भी देखें ना कि अगर आपने कोई अपना फ्यूचर बिल्डअप करना है, कोई अपने करियर गोल्स को पूरा करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन सा कोई दूर जाना है, ये यूएई है, ये थाईलैंड है। बिल्कुल। बट ये है कि बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके जाना है, उसके बाद आप ये भी तो देखें ना कि आपकी जिंदगी सेटल हो सकती है। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो आई थिंक सो ताइवान के बारे में हमने बहुत कुछ बता दिया स्टूडेंट्स को, और मुझे लगता है कि उनके दिमाग में कोई सवाल नहीं रहेगा होगा। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह का कंटेंट बनाते रहें तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपनी फेवरेट कंट्रीज़ है, जो कंट्रीज़ पे आप वीडियोस चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमें दें इजाज़त, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।